हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी आशा भी यही है कि भाई आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में जो भी कर रहे हैं उसमें व्यस्त होंगे। तो शिक्षाशास्त्र के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम बात करने वाले हैं हमारे जो 9th केमिस्ट्री का हम पोर्शन लेकर चल रहे थे उस पर बात करने वाले। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें किसी भी टाइप का डाउट ना रहे, किसी भी टाइप की आपको परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है सो दैट आपको सारी चीजें इंडिविजुअली टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल सके और इसके लिए आपको कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो वीडियो आप तक तब पहुंचेगा ना जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वो बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर अपडेट सबसे पहले आपको कैसे मिलेंगी? यदि आप उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाएंगे। चलिए इसी बात से हम शुरू कर देंगे हमारे चैप्टर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे याद है हमने फर्स्ट पार्ट में ये बात की थी कि यार ये जो एटम है ये है क्या, है ना। हमने इस बात को लेकर काफी कुछ बातें कर ली थी कि हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, हमारे कुछ फिलोसोफर्स थे, जैसे कि आपको याद हो ऋषि कणाद का नाम आया था। करेक्ट, ऋषि कणाद साहब ने, देखो यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट से ही आपको फिर यहाँ लिंक मिलने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये बातें की थी कि कैसे किसी मैटर को जब हमने पार्ट करके देखा तो एंड में हमें एक चीज मिली, एक छोटा सा पार्टिकल मिला और ऋषि कणाद ने इसका नाम क्या दे दिया था? परमाणु। पर साथ में कुछ पैरेलली जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, हिंदी में आप बोलना चाहते हैं परमाणु, गुड, बट हम क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे इसे एटम। क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि उन लोगों की भाषा में एटमॉस वर्ड यूज करते थे। किसके लिए? जिसमें किसी चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता था, यदि आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो हमने ये चीज नोटिस की थी कि जब भी आप किसी मैटर को देखते हो तो एक एंड में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जो हमें बताता है कि हम और डिवाइड नहीं हो सकते। उसी को आपने बोला था परमाणु। सेम ग्रीक साइंटिस्ट ने बोल दिया कि इसको हम परमाणु ना बोलकर एटम बोलेंगे, क्योंकि हमारी भाषा में एटम मतलब एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल। मैंने कहा ठीक है रख लो। लेकिन आपको यदि याद हो तो हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे जितनी भी साइंटिस्ट लोग बातें कर रहे हैं वो सिर्फ फिलोसफिकल है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। करेक्ट। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो लॉज आए। क्यों लॉज आए? क्योंकि जब आपको ये बताया गया कि कोई भी जब मैटर की बात हम करते हैं, किसी भी मैटर की जब बात की जाती है तो वो मैटर टूट कर क्या बन जाता है? एटम। इतनी तो बात हमने जान ली थी। लेकिन जब इस एटम को वापस क्या बनना है? इस एटम को वापस क्या बनना है? मैटर। तो एक एटम को दूसरे एटम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब जुड़ने का तरीका क्या है? हलवा तो है नहीं कि भैया किसी भी तरीके से जुड़ गए, नहीं। जुड़ने के लिए एक सिस्टम, एक लॉ, एक रूल फॉलो करना होता है और इसीलिए हमने दो रूल पढ़े थे। पहला रूल था मास कंजर्वेशन वाला, जिसने भी नहीं पढ़ा है एक बार देखिएगा जरूर। और दूसरा लॉ क्या था? लॉ था कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला। ठीक है। अब यहां से हमारी बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, सिलेबस को हमें आगे भी बढ़ाना है। तो बात ये निकली, हमने जितनी भी चीजें पढ़ी अच्छे से पढ़ ली, समझ गए, गुड। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डाल्टन साहब। हालांकि इनका पूरा नाम है जे डाल्टन, बट आप इनको डाल्टन साहब, डाल्टन बाबा कह सकते हो। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया। देखो अभी आप लोग काफी छोटे हो, पर बच्चों क्या होता है हमेशा ना स्टडी आगे बढ़ती है। एक स्टडी हुई, फिर उसके बारे में कुछ नया खोजा गया, स्टडी को आगे बढ़ा दिया गया। आज जो चीज आप जानते हो वो क्यों जानते हो? क्योंकि पहले किसी हमारे बड़े बुजुर्गों ने काफी कुछ पढ़ाई की और उससे हमें एक निचोड़ लाके दे दिया। करेक्ट। तो जितनी स्टडी डाल्टन साहब ने पहले देखी, चाहे वो ऋषि कणाद वाली हो, चाहे वो ल्यूसिपस वाली हो, चाहे वो डेमोक्रिटस वाली हो, चाहे वो ऋषि कात्यायन वाली हो, इन सब की स्टडी को बड़े ध्यान से समझकर और पढ़कर डाल्टन साहब ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए और उसी को हमने नाम दे दिया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली उन्होंने कोई नई बात नहीं की, जो बातें ऑलरेडी कही गई थी उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें समझा दिया। तो क्या कहा था डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में? सबसे पहला डाल्टन साहब ने क्या बोला था? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन द फोकस शिफ्टेड टू प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर दीज लॉज। ऑब्वियस ही बात है, हम इसी की बात कर रहे हैं कि डाल्टन साहब ने क्या किया? सभी चीजों के एक्सप्लेनेशन दे दिए। करेक्ट। वही बात होती है ना, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो आप उसकी बात बड़े आसानी से इसलिए समझ पाते हो क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से देता है। ऐसा नहीं कि पहले से वो बात आपको पता नहीं थी, आपको पहले से वो बात पता थी। कुछ ऐसी ही हरकत हमारे डाल्टन साहब ने की कि दूसरों के ज्ञान को थोड़ा सा आसान भाषा में लोगों के सामने रख दिया और अपनी एक थ्योरी बना दी। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया?
पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एटम, जैसे आप एटम एटम कह रहे हो, वो भाई साहब क्या है, वो है इंडिविजिबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखिएगा, ये जो शब्द होता है ना पोस्टुलेट्स, ये बेसिकली स्टेटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। मतलब ये पोस्टुलेट्स का मतलब सिंपल सी कुछ लाइनें हैं, सिंपल से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको सिर्फ कहा गया है, उनका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने, डाल्टन साहब ने ये बोला कि जितने भी आप मैटर देखते हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एटम से मिलकर बने हैं, और ये जो एटम होते हैं ये अपने आप में कैसे होते हैं, ये होते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। क्या बोला उन्होंने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ईंट चाहिए, तब वो ईंट दूसरी ईंट से जुड़कर पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी में सबसे छोटी चीज, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या है सर, सेल है। सेल से मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे। ऐसे ही किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज काम आती है वो होती है एटम। और ये बात हमें डाल्टन साहब ने अपने हिसाब से बता दी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पहली बार बताया, पहले तो हमें किसी और ने बता दिया था। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसको आप क्या बोलते हो, एटम्स बोलते हो। और ये एटम ही हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कहलाते हैं। क्लियर। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो एटम है यही किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट भी करता है। अब इसका क्या मतलब अभी है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यदि ये मैटर बनाना है ना, जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने क्या समझाया, ईंट। अब यदि मैं एक ईंट ले लूं तो क्या मेरी बिल्डिंग बनेगी, नहीं ना, मुझे बहुत सारी ईंटें चाहिए। तो बेसिकली उनका ये कहना था जैसे ये ईंट है ना, वैसे ही आपके मैटर में होता है एटम, और ये एटम ही क्या करता है, कंबाइन होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने में किसने पार्टिसिपेट किया, ईंट ने। ऐसे ही किसी भी मैटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, यानी कि जब वो प्रोसेस होगी, जैसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसी वजह से आप एटम को फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर भी कह देते हो। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, एटम्स आर इंडिविजिबल which cannot be created or destroyed in chemical reaction. In chemical reaction atoms combine to form a new units, existing ones cannot be destroyed. देखिए इन्होंने क्या बोला, इनका ये कहना था कि जब आप किसी भी एटम को देखते हो, वो जो नेचर में एटम हमारे पास आसपास घूम रहा है, उसको ना आप तोड़ सकते हो ना नया एटम बना सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, ये रीअरेंज कर सकता है। इसमें ना एक वर्ड लिखा होगा देखो, अरेंजमेंट, रीअरेंज कर सकता है खुद को। इसका क्या मतलब है, देखो आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोल रहा था कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस होती है, तो यदि मान लीजिए लेफ्ट साइड में, यानी कि इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने दिया था रिएक्टेंट, और ये प्रोसेस होने के बाद मान लीजिए क्या बन रहा है, एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है डी। हमने क्या बोला था कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास किसका होता है, प्रोडक्ट का, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था। इन्होंने उसी बात को थोड़ा सा घुमा के बोला। उनका ये कहना था कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो यहां किसने पार्टिसिपेट किया होगा, एटम्स ने। बस फर्क ये पड़ा है कि जब ये एटम पार्टिसिपेट हुआ है इस रिएक्शन में, एटम ने भाग लिया है, तो क्या होने वाला है, हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा, हो सकता है ए पर जो एटम बैठा हो ये किसके पास पहुंच जाए, बी के पास पहुंच जाए, या फिर बी के पास जो एटम हो वो किसके पास आ जाए, ए के पास आ जाए। पर हम एटम को ना तोड़ के भगा सकते हैं, ना कहीं से कोई नया एटम ला सकते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास उन्होंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ नहीं किया, बेसिकली बात को घुमा के कह दिया कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में रहने वाला है। बस फर्क ये है कि अरेंजमेंट हो जाएगा, करेक्ट। जैसे आप एक बस में बैठे हो, उस बस में 10 लोग बैठे हैं, तो बेटा उस बस में 10 लोग अभी भी हैं। मान लीजिए मैं अपनी सीट किसी के साथ बदल लूं, तो उसको क्या बोलोगे आप, रीअरेंजमेंट बोलोगे ना। आपने अपनी सीट एक दूसरे के साथ बदल ली, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि बस में उतने ही लोग थे, जो मतलब बस में अब लोग कम हो गए, क्या बस का वजन कम हो गया होगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि आपने बस रीअरेंजमेंट की। और सेम बात उन्होंने डाल्टन साहब ने घुमा के हमें बता दी, है ना। फॉर एग्जाम्पल उनका ये कहना था कि बाई चांस मैंने क्या ले लिया, कोई कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल सी रिएक्शन बता दी, है ना, कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से। अभी आप इनका नाम शायद ना जाने, बट फिर भी उन्होंने एक नॉर्मल सी बात बताई। तो जब ये रिएक्शन कभी कभी होती है तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर चला गया इसके पास, सोडियम आ गया इसके पास, है ना। केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप 10th में जाके पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए कॉपर का एटम इधर आ गया
सोडियम का एटम इधर आ गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर का एटम टूट गया या कहीं से हमने कोई नया एटम बना लिया ना, सिर्फ चेंजेस हो गए कुछ इस तरीके से कि कॉपर जो है वो कार्बोनेट के साथ यानी कि CO3 हो गया और ये सोडियम जो है वो सल्फेट वाले भाई साहब के साथ आ गया। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट, और इसमें मास हमेशा कंजर्वेशन, जो मास का कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है ना, वो चीज हमें दिखलाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमें डाल्टन साहब ने थोड़ी सी घुमा के बता दी। मैंने कहा ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में हमें डाल्टन साहब ने क्या बताया, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था कि यदि आप किसी एटम को देखते हो, और वो भी कौन सा एटम देखते हो, किसी एलिमेंट का, है ना, कुछ मैंने आपको बातें बताई थी ना एलिमेंट्स और कंपाउंड की, बट ठीक है, इनका ये कहना था कि बाई चांस यदि आपने कोई सेम एलिमेंट ले लिया, बाई चांस मैंने क्या ले लिया, सेम एलिमेंट का एटम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब इनका ये कहना था जब भी आप ऑक्सीजन को लोगे तो आप ऑक्सीजन कहीं से भी ले लो। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन कहां से ले लिया, O2 गैस से, तो ऑक्सीजन मैंने देखा ध्यान से। फिर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ओजोन में भी ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इसमें भी होता है क्या, ऑक्सीजन। तो इनका ये कहना था कि यदि हम किसी भी एलिमेंट के एटम को देखते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे। अब आइडेंटिकल का मतलब जैसे कि इसका मास कितना है 16 यूनिट, तो इसका मास भी कितना होगा 16 यूनिट। इसके पास कितने ऑक्सीजन है 3 ना, तो सबका अपना अपना कितना मास होगा 16 यूनिट 16 यूनिट 16 यूनिट 16 यूनिट। इनका ये कहना था, और साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। मतलब यदि आप ऑक्सीजन 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 कहीं भी ऑक्सीजन को देखेंगे, यदि हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं और यदि वो एलिमेंट सेम है और वो कहीं से भी आप उठा के लाओ तो उसका मास और उसकी केमिकल बिहेवियर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपके सामने रखता हूं H2, फॉर एग्जाम्पल N2, करेक्ट। तो अब यदि मैं इसको बोलूं कि इसमें एक H है, इधर भी एक H है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज और मास कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मैंने H यहां से उठाया, बाई चांस मैंने H2O को यहां से देखा होता, तब भी प्रॉपर्टीज और मासेस कैसे होते हैं हाइड्रोजन के, सेम ही रहने वाले हैं। ये चीज किसने बताई, डाल्टन साहब के थर्ड पॉइंट में। फिर आगे उन्होंने ये भी बोला, बेटा ये चीज याद रखिएगा क्योंकि जब इसी पॉइंट को मैं आगे एक जगह डिस्कस करूंगा तो ये थोड़ा सा घूम जाएगा, इसलिए इस बात को अच्छे से याद रखना कि यदि बाई चांस मैंने ऑक्सीजन 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 वाली चीजें ले ली या हाइड्रोजन 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 वाली चीजें ले ली, तो क्योंकि वो लोग सेम है तो उनका मास और केमिकल बिहेवियर सेम मिलने वाला है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया पोटेशियम, इसको हम बोलते हैं के का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, और एक मैंने ले लिया कैल्शियम। अब आप मुझे बताइए क्या इनके नाम अलग अलग हैं कि सेम है? सर ऑब्वियस सी बात है अलग अलग है, इसका मतलब ये अलग अलग एटम्स की बात कर रहे हैं। अब इनका ये कहना था डाल्टन साहब का कि यदि ये लोग अलग अलग हैं तो इनके मास और इनके क्या बिहेवियर अलग होंगे, इनकी केमिकल बिहेवियर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, ये बात डाल्टन साहब ने बोली थी। हालांकि डाल्टन साहब की बात आगे चल के गलत हो गई थी, बट जितना उन्होंने जाना उतना हमें समझा दिया। ठीक है, तो लॉजिकली पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, तो यदि इनके आप मास देखेंगे इनके हिसाब से, बेटा ध्यान सुनना, इनके हिसाब से, किसके हिसाब से, डाल्टन साहब के हिसाब से, यदि आप दो अलग अलग चीजों के एटम को देखते हैं तो उनका मास और उनका केमिकल बिहेवियर अलग अलग मिलेगा। हमने उनकी बात को भी स्वीकार लिया। फिर आगे क्या पता चला, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका ये क्या कहना था भाई साहब, इनका ये कहना था कि जब आप किसी भी एटम को कंपाउंड बनाने के लिए, कहाँ लिखा है कंपाउंड, है ना, जब आप किन्हीं एटम्स को कंपाउंड बनाने के लिए जोड़ते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्या बनाना था CO2, तो CO2 बनाने के लिए आपने कार्बन लिया होगा, कार्बन का एटम लिया होगा और ऑक्सीजन के एटम को जोड़ा होगा, कॉम्बिनेशन का तो यही मतलब है। तो इनका ये कहना है कि जब आप CO2 को बनाना चाहते हो ना, तो जो आप एटम लोगे वो हमेशा किस में लेने चाहिए, होल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का मैंने कितने एटम लिए, तो देखो साफ साफ यहां कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब यदि कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब एक नंबर। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन जो है वो कितने एटम लिए आपने, तो सर आपने 2 ले लिए, क्या ये नंबर होल है? यस, ये होल नंबर है। यदि मैं गलती से ऐसा बोल देता, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया होता CO3.5, तो कार्बन तो एक ही था लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 3.5, ये होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन या डेसिमल में बोल दोगे आप।
तो ये चीज उन्होंने बोली थी कि जब भी आप किसी कंपाउंड को बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपको H2O बनाना है, तो आपको हाइड्रोजन कितने चाहिए सर? आपको 2 यूनिट चाहिए, और ऑक्सीजन कितने चाहिए? 1 यूनिट। तो ये जो नंबर आप लेते हो ये हमेशा किस में होना चाहिए? ये हमेशा होना चाहिए होल नंबर में। ये बात डाल्टन साहब ने हमें बताई थी। अच्छा, इसी को थोड़ा सा उन्होंने और घुमा के बोल दिया। क्या बोला लास्ट में पॉइंट पढ़िए आप? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। आपको यदि याद हो तो हम एक लॉ पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन का, याद है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता था ना प्रभु जी, वैसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी होता था। तो अब वो जो कांस्टेंट प्रपोर्शन वाली बात होती है वो चीज किसने समझा दी थी? ऑलरेडी हमें हमारे साइंटिस्ट समझा चुके थे, बट उसी को घुमा के उन्होंने बोल दिया कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स मस्ट बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो मुझे कार्बन ही चाहिए, और कार्बन का कितना यूनिट चाहिए? केवल एक ही यूनिट या एक ही एटम चाहिए। यदि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो ऑक्सीजन ही चाहिए, और उसका कितना यूनिट चाहिए सर? 2 यूनिट चाहिए। यानी कि उनका नंबर भी फिक्स कर दो और वो किस टाइप के एटम्स हैं वो भी फिक्स कर दो। मैं गलती से ये नहीं कर सकता कि मैंने एक काम किया, कार्बन भी ले लिया, 1 ले लिया, और ऑक्सीजन कितना ले लिया? 1 ले लिया। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा? नहीं, इसको हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंपाउंड तो बदल गया। वहीं यदि मुझे बाई चांस क्या चाहिए? मुझे चाहिए अमोनिया, तो भाई साहब अमोनिया के लिए मुझे N नाइट्रोजन ही चाहिए, हाइड्रोजन ही चाहिए। यानी कि मेरे जो एटम्स हैं वो फिक्स हो गए और इनका नंबर भी फिक्स है। 1 नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन 3 चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 1 ले लूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लूं 4, ठीक है? फिर ये अमोनिया नहीं कहलाएगा, ठीक है? फिर वो अमोनियम आयन बन जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नंबर्स एज वेल एज वो एटम्स जो हैं वो फिक्स रहने वाले हैं यदि आपको एक फिक्स कंपाउंड चाहिए। करेक्ट? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपको चाय पीनी है तो भाई शक्कर ही लोगे, पत्ती ही लोगे, दूध ही लोगे। ऐसा तो नहीं ना चाय बनाने के लिए आप कॉफी डाल लोगे, फिर तो वो कॉफी कहलाएगी। सेम बात उन्होंने कहा है, ठीक है? चलिए अब हाँ, और उसी में रिलेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव नंबर का मतलब भी वही होता है कि आप जो क्वांटिटी यूज कर रहे हो वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है? अब यहां से ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ बच्चों कि अब डाल्टन साहब तो अपनी बात कह के निकल लिए। डाल्टन साहब ने अपनी बात क्यों कही? क्योंकि उन्होंने जो अब तक पढ़ा, जो उन्होंने ज्ञान लिया उसके हिसाब से उन्होंने बात कर दी। लेकिन दिक्कत ये हो गई प्रभु जी कि रिसर्च तो लगातार हो रही थी, पढ़ाई तो लोग लगातार कर रहे थे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे लोग पढ़ाई लगातार कर रहे थे, यानी कि स्टडी तो चल रही थी। अब स्टडी जब लगातार होने लगी तो पता लगा कि यार जो डाल्टन साहब हमें कहकर गए हैं इनमें से कुछ बातें तो गलत निकली। और जब ये डाल्टन साहब की कुछ बातें गलत निकली तो इसी को हमने क्या बोल दिया? लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली ये उनकी भी गलती नहीं थी। दरअसल क्या होता है, आज जो आप पढ़ते हो कल को बाई चांस, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब में क्या होता है लगातार खोज होती रहती है। कल को मान लीजिए कोई नई चीज हमें पता चलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम अब तक पढ़ रहे थे गलत था, नहीं, इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो गया, ठीक है? लेकिन वो इम्प्रोवाइज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ना, किसी की बात सही हुई है तो किसी की पुरानी बात गलत भी तो हो गई होगी। तो यही कुछ खेला किसके साथ हो गया? डाल्टन साहब के साथ। इसी को हम बोलते हैं लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बताया। अब तक आप क्या बोल रहे थे? पहला पॉइंट देखिए, अब तक आप क्या जानते थे? अब तक आपने ये जाना था कि जो एटम है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम होता है वो भाई साहब डिविजिबल नहीं होता है। अब तक हमें यही पता था, लेकिन अब जाके हमें ये पता चला अरे भैया ये जो एटम है ना इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको भी हम तोड़ सकते हैं। अब तक जबकि हमें यही पता था कि एटम तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, पर भैया अब हमें पता चल गया कि एटम डिवाइड हो सकता है। ये अपने आप में एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है जिसकी खुद की एक फैमिली है। हमें लग रहा था ये अकेला है, ना 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 भाई साहब, इसके अंदर भी फैमिली भरी पड़ी है। अब जब हमें यह पता चला कि एटम डिवाइड हो सकता है, यानी कि इसकी खुद की फैमिली हो सकती है, दैट मीन्स यदि हम किसी एटम को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि ये एटम है, ठीक है? हालांकि चलो इसको नहीं लेता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। बाई चांस मैंने बोला कि ये एक एटम है, ठीक है? तो अब तक आपको क्या पता था? अब तक आपको ये पता था कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये है इनडिविजिबल। बट अब हमें पता चला कि ये डिवाइड हो सकता है, और क्योंकि ये हो सकता है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मिले हमें। मेरी बात को ध्यान सुनना बच्चों, एटम्स डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करने पर हमें पता चला कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? एक है भाई साहब इलेक्ट्रॉन,
एक है भाई साहब प्रोटॉन और एक है भाई साहब न्यूट्रॉन, और इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब किसके अंदर मिले हमें? एटम्स के अंदर मिले, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, क्लियर। अब कुछ बातें मैं आपको यहां समझाने वाला हूं ताकि आपको अगले पॉइंट क्लियर हो जाए। जब भी आप कोई एटम देखते हो तो इस एटम की दो बड़ी खास चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई आप एटम देखते हो तो इस एटम में दो बड़ी खास चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक होता है इसका एटॉमिक नंबर और एक होता है इसका एटॉमिक मास। ऐसे समझ लीजिए कि एक उसकी आइडेंटिटी है, उसका नंबर, और एक उसका वजन, मास है। अब आपको ना कुछ चीजें बड़े ध्यान से समझनी है। पहले मैं आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं। जब भी कोई एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलने वाले हैं तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। देखिए ये एटम है ना, तो इसके सेंट्रल वाले हिस्से में, यानी कि जैसे कि हमारा कौन सा बटन होता है, इसको हम बैली बटन बोलते हैं ना, सेंटर पोर्शन, जहां हमारा पूरा मास इकट्ठा होता है। सेम किसी भी एटम का जो सेंटर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो लोग, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यानी कि यदि कोई आपसे पूछता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो आप बोलेंगे कि भैया इसके अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और जैसे कि आपका वजन पूरा कहाँ, जनरली हम साइंस में, फिजिक्स में बताते हैं कि सेंटर जो होता है ना किसी भी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास जिसको हम बोल देते हैं, हमारी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? ये नेवल बटन, यानी कि वो जो नाभि होता है, आपका पूरा मास वहां से निकाला जा सकता है। सेम इस पूरे एटम का सेंटर पोर्शन तो ये निकल के आया, इसका मतलब यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं। तो किसी ने हमें समझाया कि यार इसका सेंटर मास, इसका जो सेंटर पॉइंट है, क्या हम यहां से इसकी मास को देख सकते हैं? हमने बोला हाँ, ये जो एटॉमिक मास है ना, इसका मतलब ही ये है कि आप किसको देख लें? प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर उठा के जोड़ दें। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। यदि आपको किसी एटम के मास को देखना है, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, तो ये कुछ और नहीं होता है, इस सेंटर वाले पोर्शन में यानी कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उनको उठा लो, जितने न्यूट्रॉन है उनको उठा लो और उनको जोड़ दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइनली नोन एज एटॉमिक मास। वहीं एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सिंपल सा बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक नंबर का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? एटॉमिक नंबर का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या देख लेने हैं? आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेना है, बस। यदि आपसे कोई पूछता है भैया एटॉमिक मास, तो आप बोलेंगे उस पर्टिकुलर एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। और यदि कोई आपसे पूछता है एटॉमिक नंबर, तो आपको पता लगाना है उसके प्रोटॉनों की संख्या। इससे हमें आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई आपसे पूछता है, पूछना नहीं है, ये तो आपको याद भी रखना है, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? फॉर एग्जाम्पल 12, तो उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, चलो अब साथ ही साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर एटम का जान लो। एटम के सेंटर हिस्से में क्या होने वाला है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चों इसके जो बाहर होता है ना, इस सेंटर न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कल्स बने होते हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एनर्जी शेल्स। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर सर्कल बने होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एनर्जी शेल। और इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन भाई साहब धूम मचा के घूम रहे होते हैं। ठीक है, इन एनर्जी शेल में ही कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। पर इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, आपको फिलहाल के लिए कंफ्यूज नहीं करना है। इतना बस जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, ये अपने आप में न्यूट्रल टाइप का बंदा है, ना इधर ना इधर। ठीक है, अब आते हैं वापस हमारी थ्योरी पर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नोट भी कर लीजिएगा जो मैंने आपको समझाया अभी कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एटम नंबर क्या होने वाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं। ठीक है, अभी डाल्टन साहब के ऊपर वापस आते हैं। देखिए डाल्टन साहब ने एक बात कही थी, आपको याद हो तो डाल्टन साहब ने एक बात कही थी कि यदि हम सेम एलिमेंट पकड़े, तो मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया था? ऑक्सीजन वाला, कि यदि हम क्या पकड़े? सेम एलिमेंट का एटम पकड़े तो इसका जो मास है वो सेम होना चाहिए, 16 यूनिट 16 यूनिट। करेक्ट? अब तक हमें यही पता था, लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी, स्टडी आगे बढ़ी, तो पता लगा कि कुछ एटम ऐसे भी होते हैं, कुछ एटम्स
ऐसे भी होते हैं जिनमें कहने को वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन। रिसर्च जब आगे बढ़ी तो पता लगा कि यार कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स ऐसे भी पाए गए जो देखने पर तो हमें सेम लग रहे हैं, पर उनका मास अलग अलग है। अब तक हमें पता था कि मास, सेम लोगों का मास भी सेम होना चाहिए, करेक्ट, और डिफरेंट लोगों का मास अलग अलग होना चाहिए। पर अब हमें पता लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहने पर सेम है पर इनका मास अलग अलग हो गया। कार्बन जो है वो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के फॉर्म में पाया जाता है। दैट मीन्स यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या कार्बन जो है इसके पास अलग अलग मास पॉसिबल है, जी हाँ, कार्बन जो है बच्चा, इसका एटॉमिक नंबर तो हर बार 6 ही रहने वाला है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने रहने वाले हैं, 6 ही रहने वाले हैं, पर इसके पास जो वजन है यानी कि जो इसका मास है ये अलग अलग पाया जाता है। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। और इससे हमें पता लगा कि कहने के लिए एलिमेंट कार्बन सेम है, पर देखो सबका वजन अलग अलग हो गया, किसी का 13, किसी का 14, किसी का 12। और जब भी कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो, मास अलग अलग हो, मास अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम और मास अलग अलग, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जब भी कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास अलग अलग हो, वजन अलग अलग हो जाए, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। डाल्टन साहब की थ्योरी गलत होगी इस चक्कर में, ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब डाल्टन साहब ने एक और बात कही थी, डाल्टन साहब ने हमें यह भी समझाया था कि जैसे सेम लोगों के मास सेम होने चाहिए, वैसे ही डाल्टन साहब ने क्या बताया था कि यदि अलग अलग लोग हैं, हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, एक लिया था पोटेशियम और एक लिया था कैल्शियम, ये लोग तो अलग अलग हैं तो इनका मास क्या होना चाहिए था, अलग अलग। पर यार उनकी ये बात भी गलत हो गई, पता है क्यों? क्योंकि वही बात है ना, रिसर्च आगे बढ़ी जब, तो रिसर्च आगे बढ़ने पर हमें क्या पता लगा कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, मैंने कहा ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब इसका वजन यानी कि इनका मास देखा गया तो भाई साहब ये भी 40 मिला और ये भी 40 मिला, ये तो लोचा हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि डाल्टन साहब यहां भी गलत हो गया। डाल्टन साहब तो हमें भर भर के क्या बता रहे थे, कह रहे थे यदि लोग अलग अलग हैं तो मास भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन उनकी बात हो गई गलत। तो अब यदि कोई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, क्या बोला, एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास कैसा है उनका, सेम है, मास कैसा है, सेम है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। जैसे अभी आपने पिछले केस में क्या बोला था, आइसोटोप्स, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। ये डिफरेंस है आइसोटोप्स में और आइसोबार्स में जो आपको याद भी रखना है, क्लियर। चलिए, तो डाल्टन साहब बोलते बोलते गलत साबित होने लगे। अब तो आगे क्या बोला उन्होंने, मटेरियल कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम कैन एग्जिबिट डाइवर्स प्रॉपर्टी। मटेरियल कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम्स कैन एग्जिबिट डाइवर्स प्रॉपर्टी। देखो इनका ये कहना था कि पिछले में यदि आपको याद हो कि मान लो मैंने ऑक्सीजन कहीं से लिया, कहीं से लिया, कहीं से लिया, मैं कहीं से भी ऑक्सीजन ले लूं, क्योंकि वो ऑक्सीजन है तो सेम ही एटम, ऑक्सीजन 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 की बात हो रही, तो यदि मैं सेम एटम लेने वाला हूं तो उसका जो बिहेवियर है वो सेम होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब खोजबीन और बढ़ी तो पता लगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। डाल्टन साहब आपकी बात यहां भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है भाई साहब, कार्बन है ना, अब ये जो कार्बन है इसके ना कुछ भाई मिले हमें। कार्बन का एक भाई था जिसका नाम था डायमंड, और कार्बन का एक भाई है जिसका नाम है ग्रेफाइट। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यानी कि ये भी कार्बन से बना है और ये भी कार्बन से बना है। अब लॉजिकली देखोगे तो डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कार्बन तो कार्बन है, तो दोनों की प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, सेम। ये डाल्टन साहब बोल के गए थे। पर भाई साहब डायमंड खतरनाक वाला हार्ड टाइप का आइटम है, कांच काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट इतना हार्ड नहीं, ग्रेफाइट तो इतना नॉर्मल सा है, सॉफ्ट सा है कि आप उसको हाथ से तोड़ देते हो। आपने वो पेंसिल इस्तेमाल की होगी ना, अप्सरा की, नटराज की, उसकी पेंसिल के आगे वो जो निप होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की, आप आसानी से यूज कर लेते हो, तोड़ देते हो, करेक्ट। तो ये जो अलग अलग प्रॉपर्टी मिली हमें, उसने डाल्टन साहब की बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि डाल्टन साहब कह रहे थे यदि भैया कार्बन तुम हो, कार्बन तुम हो, तो तुम्हारे अंदर प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, पर पता लगा कि कार्बन के नाम पे हम लोग हैं तो सेम, पर हमारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होता है, यानी कि बिजली को चला सकता है, पर डायमंड के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट जो होता है बिजली
को आसानी से अपने आर पार जाने देता है, पर डायमंड मना कर देता है। मुद्दा यही है कि कहने को हम कार्बन के भाई हैं, कार्बन हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। इसका मतलब डाल्टन साहब आपकी बातों को करो टाटा बाय बाय, आपकी बातें हो रही हैं गलत। ठीक है, चलिए, तो अब इतनी बातों को जानने के बाद अब हमने बोला कि अब हमें एटम की नई परिभाषा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि अब तक आप एटम की परिभाषा क्या दे रहे थे? आपने बोला था कि एटम एक ऐसी चीज है जो कि इनडिविजिबल है। अब तक तो यही पता था, पर जब हमें आगे पता चला कि यार एटम तो डिवाइड हो रहे हैं, उसके अंदर खुद कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने एटम को नई डेफिनेशन दे दी। क्या दे दी? एन एटम इज डिस्क्राइब्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। स्पेसिफिकली उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दैट कैन आइदर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। बच्चों ये वाली बात ध्यान रखना है आपको, हालांकि अभी मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल पार्टिकल इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस। बेसिकली इनका ये कहना था कि जो एटम है वो बेसिक पॉइंट उन्होंने ये समझाया कि जो एटम अब तक आप कह रहे हो कि इनडिविजिबल है, पहली बात तो वो अब डिवाइड हो सकता है। हाँ, यदि आप उसको मैटर की जगह एलिमेंट का स्मॉल यूनिट कह सकते हो तो बहुत बढ़िया रहने वाली बात है। यानी कि जब तक आपने बोला था कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? एटम। उसको हटाओ और वहां आप स्पेसिफिकली कौन सा वर्ड डाल दो? एलिमेंट वर्ड डाल लो। क्यों? क्योंकि जब आप एलिमेंट की बात करोगे तो वहां एक ही टाइप के एटम्स की बात की जाती। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बट अब आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है एटम की। ठीक है, क्लियर? और ये जो एटम है चाहे तो इंडिपेंडेंटली अकेला घूम सकता है, हम बात करेंगे इसकी, और यदि इसकी मर्जी है तो ये किसी के साथ जुड़ भी सकता है, यानी कि खुद को किसी के साथ कंबाइन भी कर सकता है, किसी के साथ दोस्ती भी कर सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो एटम चाहता क्या है। क्लियर? चलो, बहुत ज्यादा इस पर हमें डिटेलिंग नहीं करनी है, हमें बात करनी है इसके आगे जो आपके सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। हाउ बिग और स्मॉल द एटम्स आर। यार इतनी देर से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एटम क्या है, एटम क्या है, एटम क्या है, हमने जान लिया ना एटम क्या है। अब यदि कोई आपसे पूछता है क्या तुम्हें अपने आसपास एटम दिखता है? देखो, आप ये तो बोल सकते हो कि सर मुझे पेन दिख रहा है, ये मैटर है, लेकिन इसके अंदर ये पेन किससे मिलकर बना है? तो सर पेन बना है इसके एटम से। सही बात कह रहे हो। अपने आसपास नॉर्मल सी बातों में आप देखोगे बहुत सारे हमारे आसपास मैटर है, ठीक है, और वो मैटर एट द एंड किससे मिलकर बने हैं सर? वही एटम से। आपको मैटर तो दिख रहा है पर एटम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। आप बोलोगे सर हम कुछ भी, तो भाई साहब ये मैं नहीं बता रहा हूं, हमें ये चीज साइंटिस्ट ने प्रूव करके दी। कैसे? समझो। क्या हुआ कि जब एटम्स के साइज के बारे में पता करने की बात आई तो सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि भाई यार पता करो कि एटम कितना बड़ा है, छोटा है। तो साइंटिस्ट ने बोला एक काम करो, अपने आसपास ये देखो कि कौन सी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं जो छोटी हैं पर आंखों से दिख सकती हैं। तो लोगों ने बोला एक काम करते हैं, चींटी को उठाते हैं। चींटी हाथ में उठाई, दिख रही है, फिर पता चला एटम भैया इससे भी छोटा है। अच्छा, लोगों ने रेत उठा के दे दी कि रेत लो, रेत का पार्टिकल। रेत का पार्टिकल नॉर्मली नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो आपके हाथ पे रख दिया जाएगा तो वो नजर आता है ना, कहने को रेत का पार्टिकल कितना छोटा है, लेकिन हमें पता चला एटम तो उससे भी ज्यादा छोटा है। समझ पा रहे हो? फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने और सारी चीजें देखी कि रेत देख लिया है ना, चींटी को देख लिया, हमने कहा ठीक है, नहीं दिख रहा ना। फिर पता चला कि यार ये एटम, इसका मतलब इससे भी ज्यादा छोटा है। अब कितना छोटा है इस बात की चर्चा हमें करते करते करते, देखो एक शब्द सुना आपने, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जानते हो आप? माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? उसका नाम ही माइक्रोस्कोप, यानी कि वो जो बहुत छोटी चीजें जो माइक्रो में होती है, मतलब बहुत छोटी बारीक चीजें होती हैं, उनको देखने में हमें हेल्प करता है। तो ऐसा ही एक माइक्रोस्कोप था जिसका नाम था STM, यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसके थ्रू हमने एक सिलिकॉन की शीट देखी। सिलिकॉन एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है ना। सिलिकॉन का आपने सिलिकॉन जेली वगैरह आपने शायद देखी होगी, प्रोस्थेटिक में यूज करते हैं ना, ठीक है। आजकल आपने सुना होगा ना, बड़े जो इट्स लाइक हीरोइंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी क्या कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज हो गए, प्रोस्थेटिक्स में बड़ा यूज करते हैं, है ना। तो जो सिलिकॉन होता है, जब उसको साइंटिस्ट ने इस स्कैनर के थ्रू देखा, यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो पता लगा कि यार ये जो एटम है ये भाई साहब कतई छोटा है ना। ये माइक्रोस्कोप से हमने एटम को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश की तो पता लगा कि यार ये जो एटम है ये कतई 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 छोटा है, और ये इतना छोटा है कि इसकी साइज कितनी मिली हमें? इसकी साइज हमें मिली भाई साहब
10⁻⁹ मीटर, और इसी को हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। अब ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा, बट दो बातें याद रखो कि एटम का जो साइज हमें मिला वो इतना मिला जो कि बहुत छोटा कहलाएगा, और साथ में हमें ये भी पता चला कि जो एटम होता है बच्चों ये होता है स्फेरिकल शेप में, यानी कि गोल जैसा होता है, गोल गोल, है ना। स्फेरिकल का मतलब गोल, जैसे रवे के दाने होते हैं ना आपके, सूजी के दाने, करेक्ट, रेत के पार्टिकल्स, रवे के दाने, वैसे। अब ये क्या है 10⁻⁹ मीटर, तो सुनो आपको समझाता हूं। बाई चांस मैंने एक काम किया, मैंने यहां 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर की लाइन है, मैंने बोला इसके कितने टुकड़े करो, 2 टुकड़े, कितने टुकड़े करो, 2। तो आप क्या बोलोगे सर, इस तरफ हो जाएगा आधा, इस तरफ हो जाएगा आधा, यानी कि 50 इस तरफ है 50 इस तरफ, क्लियर। मैंने बोला एक काम करो, अब इसके तुम 2 टुकड़े नहीं करो, इसके तुम कितने करो, 4 टुकड़े। तो 4 टुकड़े का मतलब सर पहले आपने किया था 1/2, अब कितना कर दो 1/4। यदि मैं 4 टुकड़े करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 25 25 25। मैंने कहा ठीक है। अब एक काम करो, इसके कितने टुकड़े करो, 10 टुकड़े करो। 10 टुकड़े का मतलब क्या हो जाएगा सर, एक टुकड़े में टोटल 100 है, एक टुकड़े में कितना आएगा सर 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे करते करते 10 टुकड़े कर दोगे। तो एक टुकड़े में कितना आया 10 मीटर ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। टोटल आपके पास 100 था, आपने उसके 10 पीस कर दिए, तो एक पीस में कितना आया सर 10 मीटर। मैंने कहा एक काम करो, इसको भी हटाओ, तुम तो एक काम करो, इसके कितने हिस्से कर दो, अब 100 हिस्से कर दो। कितने भैया 100 हिस्से। 100 मीटर का धागा था, 100 तुमने टुकड़े कर दिए, मतलब कि सबको तुमने एक एक हिस्सा पकड़ा दिया, यानी कि जब मैं इसका एक टुकड़ा उठाऊंगा तो कितने मीटर का मिलेगा, 1। मैंने कहा एक काम करो, इसको और बांटो। अभी तुमने 100 टुकड़े किए थे, अब कितने टुकड़े कर दो, 1000। क्या लगता है छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना, छोटा कर रहे हो। मैंने बोला एक काम करो, इसके 10,000 पार्ट कर दो। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैंने टोटल कितने पार्ट करा दिए, ऐसे मैंने कराते कराते टोटल 10 के ऊपर 9 का पावर इतने टुकड़े कर दिए इसके, यानी कि उस चीज को इतना छोटा कर दिया है। और जब मैं इसी चीज को मैथमेटिक्स में प्रॉपरली लिखता हूं तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि यदि आप किसी को ऊपर लेके जाते हो तो ये जो पावर होती है ना, ये नेगेटिव में कहलाएगी, और इसी को हम बोलते हैं नैनो। बेसिकली एक शब्द है नैनो। जैसे आपने सुना होगा ना किलो, आपने YouTube पे बड़ा सुना होगा 1K सब्सक्राइबर। बेटा 1K का मतलब क्या होता है, 1000। K का मतलब ही होता है 1000। ऐसे ही नैनो का मतलब होता है 10 के ऊपर -9 की पावर। और ये -9 हमें दिखा रहा है कि तुमने चीजों को बहुत छोटा, क्योंकि माइनस का मतलब जब वो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा नंबर है। इसीलिए इतनी छोटी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द पकड़ा दिया नैनोमीटर। आप पूरा नंबर मत लिखो, 10⁻⁹ मीटर मत लिखो, आप क्या लिख दो, नैनोमीटर। ठीक है, तो ये होती है हमारे एटम की साइज। अब एटम की साइज का मतलब क्या होने वाला है, किसी को इसी में डाउट हो सकता है। तो एटम की साइज का मतलब होता है बेसिकली कि बाई चांस यदि मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, क्योंकि आपको ये तो पता चलेगा कि सर जो एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल है, गोला है। तो मैंने कहा ठीक है, यदि बाई चांस ये एक एटम है, गोला है, तो इसके सेंटर यानी कि इसके न्यूक्लियस से लेके जो सबसे बाहर वाली एनर्जी शेल होगी जहां इलेक्ट्रॉन धूम मचा रहा होगा, क्या बोला मैंने, इसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से लेकर जो सबसे बाहर वाला एनर्जी शेल है यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इस तक की यदि मैंने रेडियस निकाली, जैसे हम सर्कल में रेडियस निकालते, मैंने स्फीयर की रेडियस बता दी, तो इसकी रेडियस मुझे कितनी मिली, 10⁻⁹ मीटर, और इसी को हमने बोल दिया नैनोमीटर। बेटा याद रखिएगा, इसको हम साइज ऑफ एटम भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ एटम भी बोलते हैं, और ऑर्डर ऑफ एटम भी बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब यहां है इसकी साइज से। ठीक है, चलो अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 10⁻⁹ मीटर ही देखने को मिले, कभी कभी ना इससे एक और छोटा नंबर देखने को मिलता है, 10⁻⁻10। जैसे तुमने 10⁻⁻9 मीटर को नैनोमीटर बोल दिया, ऐसे ही 10⁻⁻10 को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। कुछ नया नहीं है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, बस तुमने यहाँ 10⁻⁹ लिखा है, यहाँ 10⁻⁻10 लिखा है ना। इसको नैनोमीटर तो इसको एंगस्ट्रॉम बोल देते हो, पर ये लगभग उसी के आसपास की वैल्यू है, यानी कि ये एटम के साइज को बता रहा है या एटम के रेडियस को बता रहा है। समझ गए आप कि एटम कितना छोटा है। अब फटाफट इसको देख लो क्या लिखा है, जिस रिसेंटली एडवांस माइक्रोस्कोपी टेक्निक सच एज दी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप have enabled the visualization of atoms, और एटम्स का विजुअलाइजेशन करने पर हमें सिलिकॉन शीट में पता चल गया कि भैया वो एटम बहुत ही छोटा है। मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सिलिकॉन क्लीन सरफेस रिवील्स एटम टिपिकली डिपिक्टेड एज स्फेरिकल। देखो स्फेरिकल होता है ये, हमें ये बात पता चली। और इसका साइज कितना होता है 10⁻⁻10, इसी को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और 10⁻⁹ मीटर यानी कि इसी को हम बोलते हैं नैनोमीटर। ठीक है, चलो
अब ये तो हमने बता दिया कि यार ये जो एटम है ये कैसा है सर, गोल है, बहुत ही छोटा है। लेकिन जब इसका पता करने का सिस्टम आया था ना, तो मैंने बताया था ना, पता करने के लिए हमने किस किस से कंपैरिजन की थी, हमने बात की थी किससे, देखो आप, एप्पल कितना छोटा होता है, यानी कि इसको यदि मैं बोलूं, ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा, एप्पल का मतलब देखो 10 to the power -9 है, यानी कि ये क्या लिखा है 1/10 है ना। सिर्फ एक चीज की तुमने मतलब बेसिकली तुमने कितने टुकड़े किए, सिर्फ 10 टुकड़े किए। जबकि ऊपर देखो आप, ऊपर आंट यानी कि चींटी का साइज कितना पता चला सर, 10 to the power -3 यानी कि 1/1000 यानी कि इतना। जबकि और ऊपर गए, सैंड पार्टिकल यानी कि रेत का पार्टिकल का साइज देखा तो वो मिला कितना सर, 1/1 2 3 4, इसमें 4 0 आ रहे हैं, करेक्ट, छोटा होता चल रहा है। और ऐसा करते करते जब हम किसके पास पहुंचे, मॉलिक्यूल्स के पास पहुंचे, एटम्स के पास पहुंचे, तो फाइनली हमें साइज कितनी मिल रही है, फाइनली जो हमें साइज मिल रही है वो इतनी मिल रही है। देखो आप ध्यान से, 10 to the power -10 मीटर जिसको हम एंगस्ट्रॉम भी बोल देंगे, और 10 to the power -9 मीटर जिसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। ये मॉलिक्यूल्स और एटम के साइज को बता रहा है, ठीक है। चलो, अब इतनी बातें जो हमने की वो की किसको लेकर, उसकी साइज को लेकर। पर यार साइज अकेला इंपॉर्टेंट थोड़ी है। एक बात बताओ, यदि मुझे एटम को लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा। तो साइंटिस्ट ने जब स्टडी को ध्यान से देखा तो पता चला कि बहुत सारे हमारे आसपास एटम्स घूम रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो क्या हम इनको याद रख पाएंगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना, इतनी सारी चीजें आप याद तो नहीं रख सकते। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, इनका ना सिंबल बनाते हैं। और सिंबल बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसने ले ली, डाल्टन साहब ने ले ली। डाल्टन साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो आपका वो था एटम था वो कैसा था, गोल गोल स्फेरिकल। तो इन्होंने क्या किया, गोल तो बना नहीं सकते हो है ना, गोला तो आप पेपर पर बना नहीं सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस गोले की जगह बना दिए सर्किल। और सर्किल में कुछ खास डायग्राम हमें बना के बता दिए कि यार ये वाला सिंबल कार्बन का है, या ये वाला सिंबल सल्फर का है, या ये वाला सिंबल फास्फोरस का। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हाइड्रोजन के लिए देखो क्या बोला, सर्किल बनाया और उसमें बीच में क्या रख दिया, एक डॉट। उनका ये कहना था कि अब से यदि मुझे हाइड्रोजन की बात करनी है तो ये बना देना है। वहीं कार्बन के लिए उन्होंने गोला रखा, और बेटा ये आपको शायद बच्चों ये आपको ना कलर दिख नहीं रहा होगा, और ये इस पर हल्का सा ना ग्रे कलर है, ठीक है। ऑक्सीजन में उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सा गोला बना के रख दिया इस तरीके से। जैसे लेड के लिए देखो उन्होंने L लिख दिया, कॉपर के लिए उन्होंने C लिख दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कुछ डायग्राम्स बना दिए। पर दिक्कत ये हुई कि यार इतने सारे डायग्राम्स हम याद तो रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अभी तो हमारे पास कम एलिमेंट है, उस समय की बात हो रही। पर जब ये दुनिया आगे बढ़ेगी, रिसर्च आगे बढ़ेगी, तो नए नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, नए नए एटम्स आएंगे। तो क्या ये याद रखना संभव है? नहीं। तो फिर हमारे एक साइंटिस्ट मिले जिनका नाम था बर्जीलियस, और उन्होंने बड़ी आसान बात कही। क्या कही? उन्होंने कहा एक काम करो, इतना टंटा मत पालो, सिंपल सा एक काम करते हैं। सिंपल सा ये काम करो कि फॉर एग्जाम्पल, आराम से भैया, आराम से। उनका ये कहना था कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम एक काम करो, सिंपल सा, मान लो तुम्हें किसी का नाम लिखना है या किसी को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल बर्जीलियस साहब ने कहा एक काम करो, तुम लिखो हाइड्रोजन। मैंने कहा लिख देते हैं, ये लिखा हाइड्रोजन। तुम लिखो क्या, हीलियम। मैंने कहा लिख देते हैं। तुम लिखो क्या, क्लोरीन। मैंने कहा लिख देते हैं। इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम तो जो भी इनका नाम है, जिस एलिमेंट जिस एटम की आप बात कर रहे हो, उसके नाम का पहला लेटर उठा लो। मैंने कहा उठा लेते हैं। ये लिख दिया H, ये लिख दिया H, ये लिख दिया C। और यदि एक लेटर से काम चल जाए तो यही इसका हो जाएगा क्या, सिंबल। चित्र वित्र छोड़ दो, यानी कि अब से हाइड्रोजन के लिए हम क्या बोलेंगे, H, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला था यदि काम चल जाए, ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पहले में देखो, इसके पास भी पहले में H है, इसके पास भी पहले में क्या है, H है, तो दिक्कत आ सकती है। तो उनका ये कहना था कि यदि जरूरत पड़े तो आप सिर्फ एक लेटर नहीं, आप दूसरा लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद ये रखना, जब भी आप दूसरा लेटर लिखें तो वो होना चाहिए हमेशा कैसा, स्मॉल। पहला वाला कैपिटल तो दूसरा वाला स्मॉल। अच्छा, फिर दिमाग में ये आया कि सर वो जो दूसरा लेटर आप चाहते हो स्मॉल लिखें, वो कौन सा होना चाहिए? तो उनका कहना था कि पहला लेटर जो है वो तो सबसे आगे वाला होगा, और उसके बाद तुम इनमें से कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, कोई भी। तो क्या हुआ, हीलियम के लिए हमने उठा लिया था क्या, HE, बाजू में था। जबकि क्लोरीन के लिए हमने देखो क्या उठाया, L, तीसरे नंबर पे लिखा है। ऐसे आप देखोगे जिंक के लिए क्या होता है, Zn।
पहला लेटर तो आ गया, लेकिन जो हमने दूसरा लेटर लिया वो किस नंबर पे था? तीसरे नंबर पे। इसका मतलब क्या समझ में आया? बर्जिलियस साहब ने ये बोला कि तुम ना चित्र वित्र गया तेल लेने, चित्र को छोड़ो, तुम तो पकड़ो बढ़िया उनका नाम और उस नाम के लेटर को उठाओ और उस लेटर का इस्तेमाल करके तुम बना दो उसका सिंबल। ठीक है, तो ये बात हमें बर्जिलियस साहब ने बताई और ये थोड़ी सी आसान भी थी इसी वजह से। जो इन साइंटिस्ट की एक कमेटी थी जिसका नाम था IUPAC। क्या होता है भैया? ये एक साइंटिस्ट की कमेटी थी जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इन्होंने क्या कहा? बर्जिलियस, ये कमेटी की तरह है, एक कमेटी नहीं होती कि चलो यार जो भी खोजबीन हो रही है उस पर चर्चा करते हैं, कुछ नया डिसीजन लेना है तो ले लेते। तो एक कमेटी थी, इन्होंने बर्जिलियस साहब की बात मान ली और बोल दिया कि तुम जो बोल रहे हो उसी के हिसाब से हम नेमिंग करेंगे ना। ठीक है, अब ध्यान सुनना, कुछ ऐसे नाम भी आए, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब एलिमेंट की खोज की तो वो इंग्लिश के तो थे नहीं, वो दूसरी कंट्री के थे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसे, जैसे हम पढ़ रहे थे ना, ल्यूसिपस की बात की थी, डेमोक्रिटस की बात की थी, लवोसियर साहब की बात की थी। ये लोग कौन से साइंटिस्ट हैं? ये ग्रीक लैटिन कंट्रीज के साइंटिस्ट थे। तो इनके अंग्रेजी तो चलती नहीं थी, तो इन्होंने जब किसी एलिमेंट की खोज की तो उनके साथ एक दिक्कत ये आने लगी कि भाई साहब, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने खोज की किसकी? पोटेशियम की। अब लॉजिकली इंग्लिश के हिसाब से तो पी लेटर आना चाहिए था, पर जब हमने इसका उनकी भाषा में नाम देखा तो उनकी भाषा में यही नाम शुरू हो रहा था, किससे? के से। इसी वजह से उस पोटेशियम के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया? के। ऐसे आपने देखा होगा ना सोडियम, अब सोडियम को जो हम लिखते हैं इंग्लिश में तो सर वो तो एस से शुरू हो रहा है, पर सोडियम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया? Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में सोडियम जो है वो Na से शुरू हो रहा था। समझ पा रहे हो? तो गलती उनकी नहीं है, गलती है उनके भाषा की। मतलब गलती नहीं बोलूंगा यार, हर इंसान अपनी भाषा को इंपॉर्टेंस देता तो उन्होंने भी दे दी, उसमें क्या है। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हमने की कि भैया कैसे हम सिंबल्स का यूज करने वाले हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ आपके सामने ये लिस्ट दी गई है इसी के लिए, जो आप देख भी सकते हो कि एल्यूमिनियम के लिए AR है ना, ऑर्गन के लिए AR हो गया, एल्यूमिनियम के लिए AL हो गया, बेरियम देखिए आप BA, बोरॉन देखो B, ब्रोमीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, सिल्वर। आप देखो सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर को हम SI से लिखने की शुरुआत किससे हो रही है? SI से, पर बोल क्या रहा है? AG। गोल्ड देखिए आप, गोल्ड कहां गया? गोल्ड अभी दिख रहा था मुझे कहीं, गोल्ड है ना, गोल्ड नहीं है इसमें बेटा, इसमें गोल्ड, हाँ ये ना गोल्ड, देखो आप गोल्ड, गोल्ड देखो GOLD पर लिख रहे हैं कैसे? AU। क्यों? क्योंकि वही लैटिन वाला फंडा आके रुक गया। क्लियर? तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आती भैया किसकी बात? एटम की मास की, यानी कि एटॉमिक मास। अब ध्यान से सुनना, आपको ना एक बहुत ही खतरनाक वाला चीज समझाने वाला हूं। देखो क्या हुआ, हमने एटम को जान लिया कि यार ये जो एटम हम कर रहे हो ये क्या है, लेकिन वही बात है ना, अब इस एटम के मास को भी तो बताना था, करेक्ट? अब लॉजिकली अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी भी एटम के मास को, एटॉमिक मास को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से बता सकते हैं कि 12, 14, 13, करेक्ट? लेकिन ये बात शुरू कहां से हुई? ये कैसे पता चला कि हमें किसी भी एटॉमिक मास को इस तरीके से काउंट करना है? तो वजन करने का सिंपल तरीका क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि बाई चांस ये फॉर एग्जांपल, अच्छा छोड़ो, मैं आपको ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं और सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और पूछता हूं, ठीक है? बचपन में आपने ये इस तरीके की वो देखी होगी, क्या बोलते हैं, तराजू। देखिए इस तरीके की तराजू, जिसमें एक तरफ हम क्या लिखते थे? एक तरफ हम रखते थे अपना जो भी चीजें तौलनी है और दूसरी तरफ हम वो बांट रख देते थे, वो वेट रख देते थे। अभी बात बताओ, ये जो तौलने का तरीका होता था ये कौन सा तरीका होता था? इसको हम बोलते हैं तुलनात्मक, यानी कि कंपैरेटिव मेजरमेंट, जिसमें आप एक तरफ रखते हो वजन 1 किलो 2 किलो और दूसरी तरफ आप क्या लिखते हो? अपना सामान, और चेक कर लेते हो कि यार ये 1 किलो है या 2 किलो है या 3 किलो। करते हो ना आप? कैसे करते हो? बीच में हमारे पास क्या होती थी? एक वो डंडी होती थी जो हमें बताती थी यदि हम वजन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब सामान कम हो रहा है ना, और यदि हम सामान की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं इसका मतलब सामान ज्यादा हो गया, सामान कम हो गया, सामान ज्यादा हो गया। तो यदि हम इसको बैलेंस करने थे तो हम चेक करते थे कि ये डंडी बीच में होनी चाहिए, करेक्ट? इससे हमें पता चल जाता था कि यार ये आइटम 1 किलो है, 2 किलो, 3 किलो, हाँ या ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस, ये कंपैरेटिव मेजरमेंट। अब हुआ यूं, ध्यान सुनिएगा, जब वजन की बारी आई तो पता लगा यार, एक पहली बात तो बहुत सारे एटम्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे गए हैं, 118 से ज्यादा हमारे एलिमेंट्स एटम्स आ चुके हैं। हमने कहा ठीक है, सबके वजन याद रखना संभव है? नहीं। क्यों संभव नहीं है? एक तो पहली बात 118 लोग हैं, दूसरी बात यार हमने ना इससे मुलाकात कर ली, देखो इससे, किससे? हाइड्रोजन के वजन से मुलाकात कर ली। हाइड्रोजन का वजन देख रहे हो आप,
1.673 इंटू 10⁻⁻24। बेटा ये लिखा हुआ है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप देखो, एक तो इतना बड़ा नंबर और वजन देख रहा कितना कम है। कैसे कम बताया मैंने, माइनस लिखा ना, -24। इतना बड़ा नंबर है, क्या ये संभव है याद रखना? नहीं रख सकती ना आप, और ऊपर से 118 लोग हैं, तो दिक्कत आने लगी। हम बात तो करना चाहते हैं एटॉमिक मास की, पर याद कैसे रखें? तो इसी का सॉल्यूशन निकाला गया कि एक काम करते हैं, हम ना सबका वजन याद नहीं रखते, बल्कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे याद रखने में आसानी हो। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा का वजन क्या है, आपके मम्मी का वजन क्या है, आपके भाई का वजन क्या है, तो आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आप इतना तो बता सकते हो ना कि मेरा वजन जो है, आप या ऐसे समझ लो कि पापा का वजन मुझसे ज्यादा है, या मम्मी का वजन मुझसे कम है, भाई का वजन मुझसे इतना तो बता सकते हो ना, कंपैरिजन तो कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ही यहां हुआ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा 118 लोगों के वजन तो हम याद रख नहीं पाएंगे एटॉमिक मास, कुछ नया तरीका निकालो। तो लोगों ने पता क्या किया, उन्होंने बोला एक काम करो, हम करेंगे तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव मेजरमेंट। मतलब उन्होंने कहा एक काम करो, इस तरफ रखो तुम किसको, हाइड्रोजन को, हम इनका रख देते हैं, और इस तरफ लाओ तुम बाकी सारे एलिमेंट, दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं इनको रखो। यानी कि अपनी तुलना किससे करने लगो, एलिमेंट से, कि हम एलिमेंट से हल्के हैं कि एलिमेंट से भारी है ना। जो एलिमेंट है इसने अपनी तुलना किससे कर दी, हाइड्रोजन से। पर एक दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, हाइड्रोजन तो खुद बहुत छोटा है ना भैया, इससे तो सभी लोग ऊपर ही मिलेंगे, काहे की तुलना, सबके सब ऊपर निकल लिए, और ये खुद बहुत छोटा है, करेक्ट। तो ये हाइड्रोजन ने बोला हमसे ना हो पाएगा, हमको करो तुम दूर, हम बहुत ज्यादा छोटे पड़ रहे हैं। साइंटिस्ट ने बोला चलो इसको साइड में करो। फिर बारी आई किसकी, ऑक्सीजन की। हमने ऑक्सीजन को पकड़ा और राइट साइड में किसको रख दिया, फिर से सारे एलिमेंट को रख दिया। अब ऑक्सीजन भी हमारे साथ वो काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो दूसरों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है। तो ऑक्सीजन ने बोला हमको भी साइड में रखो, हमसे भी काम नहीं हो पाएगा। करते 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 हमें फाइनली कौन मिला, हमें फाइनली मिला कार्बन। हमें कौन मिल गया, कार्बन मिल गया। और अब आपको तो ये पता चल चुका है ना कि कार्बन अकेला तो होता नहीं है, कार्बन के 3 भाई थे, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। तो हमने किसको पकड़ा, हमने पकड़ा कार्बन के 12 वाले नंबर को। और अब हमने इससे तुलना की किसकी, बाकी सभी एलिमेंट की। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हमने कार्बन को पकड़ा और कार्बन में किसको पकड़ा, 12 नंबर वाले को। क्यों पकड़ा, क्योंकि इस पूरे नेचर में कार्बन 12 ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 13 14 भी है पर कम होते हैं। तो मैंने कार्बन 12 को पकड़ा, अपनी तराजू को एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ बाकी सारे एलिमेंट रख के मैंने चेक किया कि यार किसका कितना वजन इसके तुलना में आ रहा है, और इसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या होने वाला है उसको समझते हैं। बट पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट का हमारा तरीका है। यानी कि जब हमने तुलना शुरू की तो तुलना के लिए हमने किसको ले लिया, कार्बन 12 को। अब आपकी बुक्स में ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं, बात कही गई है वाटरमेलन और सेब वाला एग्जाम्पल, है ना। उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया था और किसका लिया था, सेब वाला। पर मैं उस एग्जाम्पल को नहीं लेने वाला, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ। बच्चों हुआ यूं कि कार्बन 12 का हमने एक तरफ कार्बन 12 लिया और एक तरफ इसको रख दिया, और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ बारी बारी से अपना वजन चेक करने आने लगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जब हमने एक्चुअल में एटॉमिक मास यानी कि किसी एटम के मास को देखा तो कार्बन 12 का इस्तेमाल नहीं किया गया। ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी किसका इस्तेमाल नहीं किया हमने, कार्बन 12 का। तो क्या हुआ, ध्यान सुनो, मान लो ये कोई एटम है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, यही है हमारा कार्बन 12, ठीक है। क्या है, कार्बन 12। इसका मतलब सर ये जो कार्बन का एटम है इसका खुद का वजन कितना है, सर इसका खुद का वजन है 12 AMU। अब आपको लग रहा होगा सर ये AMU क्या है, तो बच्चों जैसे हम अपना वजन किस में तौलते हैं, किलोग्राम और ग्राम में, एटम्स के मास हमेशा तौले जाते हैं AMU। उसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मतलब जैसे हम ग्राम लिखते हैं ना, इन लोगों ने क्या लिख दिया, AMU, बस। अच्छा किसी किसी बुक्स में ना इसको हम 12U भी बोल देते हैं, दोनों बातें सही है। आप इसको AMU बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं, और यदि आपका मन है तो आप 12U भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि ये कार्बन का एटम है और कार्बन कौन सा वाला, 12 वाला, तो इसका वजन कितना होगा, 12 AMU। मैंने कहा ठीक है। इसके अपन ने कितने टुकड़े किए, इसके अपन ने किए 12 टुकड़े। ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूं कि कैसे वो चीज निकल के बाहर आई। तो कार्बन 12 के जब अपन ने ध्यान से देखा तो कार्बन 12 का वजन कितना था, 12 यूनिट या 12 AMU।
तो हमने इसको उठा के नहीं रखा, बल्कि हमने क्या किया, इसके पीसेस किए। आपकी बुक्स में वाटरमेलन का एग्जाम्पल है, मैंने डायरेक्ट आपको कार्बन 12 दिया और उसके कितने पीसेस करा दिए, 12। आप मुझे बताओ यदि टोटल का वजन 12 AMU है तो एक पार्ट का वजन, आपके पास टोटल कितने वजन है, आपके पास टोटल का वजन कितना है, 12 AMU। मैंने इसके 12 ही टुकड़े कर दिए, तो एक हिस्से का वजन कितना आएगा सर, यदि मैं इसका एक हिस्सा लूं तो सर एक हिस्से का जो वजन आएगा वो कितना आएगा सर, एक हिस्से का वजन आएगा 1 AMU। करेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक हिस्सा है ये कार्बन 12 का 1/12वां भाग है? क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसके कितने टुकड़े किए थे, 12 ही तो टुकड़े किए, हाँ या ना। इसका मतलब जब मैंने कार्बन 12 के 12 टुकड़े किए और एक टुकड़ा निकाल के दे दिया तो इसका वजन कितना आ गया, 1 AMU। अब हमें इसी को रखना है कहाँ, इसी को हम रखेंगे अपनी तराजू पर। इसको रखेंगे हम रखेंगे कार्बन 12 के 1/12 भाग को और इसका वजन कितना है, 1 AMU। अब हम करेंगे भैया सबसे तुलना। अब हम कहेंगे सारे एलिमेंट लाइन से खड़े हो जाओ, एक एक करके तुम्हारा वजन तौल देते हैं, समझ रहे हो। और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब हमारे लिए यही होने वाला है कि आप अपनी तुलना किससे करने वाले हो, कार्बन 12 के 12वें भाग से। ठीक है, अब इतनी आपने चीजें समझी हैं, ये तो थ्योरी समझ ली है, अब इसको नोट भी करना होता है। तो देखो फटाफट से हम बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिए। ये तो सब बातें एक्स्ट्रा में, ये देखो मुद्दे वाली बात यहां से निकल के। In 1961, the International Union of Pure and Applied Chemistry, वही IUPAC, recommended using an isotope of carbon जिसका नाम था कार्बन 12, और उस कार्बन 12 की हमने मदद से एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया। The atomic mass of an element now refer, बेटा ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है जो आपको लिखने में भी काम आएगी। The atomic mass of an element now refers to its relative, relative का मतलब आप क्या कर रहे हो, तुलना, referred relative mass compared to the mass of an element of an atom of carbon 12 isotope which is taken as exactly 12 atomic mass unit है। ठीक है, अब आपको ये चीज यदि डायरेक्ट पढ़ने में मिल जाए तो शायद कंफ्यूज जाओ, लेकिन उनका यही कहना है कि यदि आपको किसी एटम के मास को निकालना है तो पहली बात तो ये कौन सा मास निकाल रहे हो आप, रिलेटिव मास। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ किसी को रख रहे हो और दूसरी तरफ किसी को रख के आप क्या कर रहे हो, उसकी तुलना। लेकिन जब आपने तुलना की तो वो तुलना किससे की थी, कार्बन 12 के 12वें भाग से, और उसकी वैल्यू कितनी थी, इधर तो नहीं थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 AMU। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। इसका प्रैक्टिकल सेंस क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल जब आपको आगे टेबल मिलेगी आपको, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम ऑन द एटॉमिक स्केल। दस 1 AMU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 12 कार्बन के 12वें भाग के बराबर, यानी कि 1 AMU। अब हमने क्या किया, इसी 1 AMU को पकड़ा और सबकी बारी बारी से तुलना कर दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको यहां समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये है मेरी वो तराजू, इधर मैंने किसको रखा, कार्बन 12 के 12वें भाग को रखा, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 1 AMU। और जैसे ही मैंने इस तरफ किसको रखा, हाइड्रोजन को रख दिया, तो हाइड्रोजन जो है बिल्कुल इसके बराबर आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ हाइड्रोजन को रखा तो हाइड्रोजन और ये भाई साहब बिल्कुल बैलेंस कर गए। बैलेंस करने का मतलब सर हाइड्रोजन की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 AMU, क्योंकि बराबर हो गए ना, यानी कि 1 यूनिट, और इसी वजह से हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलते हैं 1। फिर वही बात आई किसकी, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया किसको, ऑक्सीजन को ले लिया। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को रखा तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई, ऑक्सीजन की वैल्यू आई सर 16 यूनिट। इसका मतलब समझते हैं हम, इसका मतलब ये है कि कार्बन 12 के 12वें भाग से ऑक्सीजन कितना गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है, 16 गुना। ये होता है एटॉमिक मास का मतलब। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। समझे बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब बात आती है किसकी, अभी तो हम एटम की बात कर रहे थे, एटॉमिक मास की। अब हम बात करनी है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, कि सर ये क्या होता है। तो इसकी बातें तो हम वैसे बहुत ज्यादा कर भी चुके हैं पहले, बट फिर से करते हैं थोड़ी सी बात, बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसना है। आपको मैंने क्या बताया था कि सिंपल लॉजिक क्या होता है मॉलिक्यूल का। सर आपने ये चीज समझाई थी कि जो एटम है वो हो सकता है अकेले अकेले घूम लें, और यदि उनका मन है तो वो किसी से दोस्ती भी कर सकते हैं। ये बात हमें ऋषि कात्यायन ने भी बताई थी कि जो एटम है वो फ्रीली भी घूम सकते हैं, और उनका मन है तो वो किसी से के साथ कंबाइन यानी कि दोस्ती भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि वो एटम, यदि मान लो क्या है, फ्री है, तो फिलहाल उनको हमने छोड़ दिया।
लेकिन यदि वो गलती से क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, यदि उन्होंने किसी के साथ क्या कर ली, दोस्ती कर ली, यानी कि वो क्या होना चाहते हैं, किसी के साथ कंबाइन होना चाहते हैं, तो यदि एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना शुरू कर देंगे तो वहीं फिर हमें क्या मिलेगा, वहीं हमें मिलेगा मॉलिक्यूल। बेसिकली मॉलिक्यूल होता क्या है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms that are firmly bound together by attractive forces known as chemical bonds. That means क्या है भाई, मुझे किसी से दोस्ती करनी है, मैंने उसका हाथ पकड़ा, करेक्ट बेटा, दोस्ती का मतलब सिर्फ कहने वाली दोस्ती नहीं, यहाँ दोस्ती को आपको दिखाना भी है। तो मुझे बाई चांस किसी से दोस्ती करनी है, मैंने अपने आप को एक एटम माना, सामने वाले को भी एक एटम माना, मैंने हाथ दिया, उसने भी हाथ दिया और हमने ऐसे पकड़ लिया। तो ये जो हाथ तुमने बांधा है ये क्या है, ये है केमिकल बॉन्ड, है ना। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक बॉन्ड होता है। जैसे कि आपने ईंटों को जोड़ते वक्त बीच में क्या डालते हो, सीमेंट डालते हो ना, वो सीमेंट क्यों डाला, ताकि वो दोनों ईंटें बंधी रहें, नहीं तो निकल जाएंगी। सेम हमारे एटम्स के साथ होता है कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ना चाहता है तो बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए, एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो बॉन्ड क्रिएट होता है, और इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं कि भैया आपका मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। लेकिन वो मॉलिक्यूल तब बना है ना जब आपका जो एटम है वो फ्रीली घूम नहीं पा रहा था, वो कहां जा रहा था, दोस्ती करने पहुंच गया था। क्लियर, ओके। अब ध्यान देने वाली बात, कुछ चीजें आपके लिए यहां है, ध्यान से पढ़ेंगे। It is the smallest particle of an element or compound that can exist independently under normal condition, demonstrating all the characteristics properties of the substance. ये क्या बोल दिया सर, है ना, यूं गया मेरे तो यूं। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सी बात में समझाने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। पहले तो हम इसको करेंगे थोड़ा सा ऊपर। बच्चों ना थोड़ी सी बात मेरी ध्यान से सुनना, आपको सारे फंडे भी क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, हुआ यूं कि ऋषि कात्यायन ने जब बोला कि जो एटम है वो अकेला भी रह सकता है, एटम अकेला भी रह सकता है, या फिर वो क्या करेगा, किसी के साथ दोस्ती। दोस्ती का मतलब वो किसी के साथ जुड़ेगा, कंबाइन होगा। जब वो दोस्ती करना चाह, यानी कि कंबाइन होना चाह, तो बच्चों इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पेसिफिकली इसको हमने बोल दिया कि तुम क्या कहलाओगी, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब ये दोस्ती करने की इसने शुरुआत की, मॉलिक्यूल बनने की शुरुआत की, ध्यान से सुनिएगा, तो दोस्ती ना 2 तरीके से हो सकती है। या तो वो दोस्ती कैसी होगी, हमने दोस्ती की 2 तरीके से। पहला, मैं भी ऑक्सीजन तुम भी ऑक्सीजन, मैं भी बच्चा तुम भी बच्चा, मेरा स्कूल वही तुम्हारा स्कूल वही। यानी कि यदि हमारा जो दोस्ती हो रही है वो सेम ही व्यक्ति से हो रही है, दोस्ती किससे हो रही है, सेम लोगों से, सेम, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। यानी कि वो मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, मॉलिक्यूल तो कहेगा क्योंकि दोस्ती कर रहे हो, लेकिन किसका, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल बाई चांस मैंने बोल दिया हाइड्रोजन की दोस्ती किससे करा दो भैया, हाइड्रोजन से, तो आप क्या बोल देते हो उसको, H2। दोस्ती तो हुई ना। यदि ये नंबर ना लिखा तो केवल H लिखा होता तो आप बोलते हाइड्रोजन अकेला है, इसका मतलब वो एटम है, लेकिन वो अकेला नहीं रह पा रहा। क्यों नहीं रह पा रहा, वो अलग प्रॉब्लम है, पर हाइड्रोजन अकेला है, तो अब उसको यदि अकेला नहीं रहना, दोस्ती करनी है, तो इसने एक और हाइड्रोजन पकड़ा, दोस्ती कर ली मतलब मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन उसकी दोस्ती किससे हुई, हाइड्रोजन से हुई ना, इसका मतलब वो एलिमेंट है। ऑक्सीजन को देखो आप, ऑक्सीजन के साथ भी यही कि दोस्ती उसने किससे की, हाइड्रोजन से। लेकिन जब मैं आपसे बोलता हूं यहां फॉर एग्जाम्पल HCl, बेटा ये देखो ध्यान से, HCl। अब ये जो HCl है ये भी एक मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने किससे दोस्ती की, क्लोरीन से। मैंने बोल दिया NaCl, यहां सोडियम ने किससे दोस्ती की, क्लोरीन से। क्या दोस्ती सेम लोगों के बीच में है, नहीं, यहां दोस्ती अलग अलग लोगों के बीच में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली दोस्ती कहलाती है कंपाउंड, और ये वाली दोस्ती क्या कहलाती है, एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोस्ती क्या कहलाती है, एलिमेंट, और ये दोस्ती क्या कहलाती है, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हमारी दोस्ती अलग अलग लोगों से होगी, और हमारी दोस्ती यदि सेम लोगों से है तो हम क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। क्या यहां तक की बात क्लियर। इस तरीके से मॉलिक्यूल की हम बात करने वाले हैं, लेकिन अब एक ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब एटम्स के बारे में हमें यह पता चला कि तुम अकेले भी रह सकते हो, दोस्ती भी कर सकते हो, तो हमने कहा ठीक है मेरे भाई मेरे बहनों, छोटे छोटे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना, होता क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको ना थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, इतनी बातें तो आप समझ जाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी भरोसा है इस बात पे। चलो ऊपर करें, क्या हो जाएगा, हाँ। देखो, किसी को दोस्ती क्यों करनी है, मुझे किसी से दोस्ती क्यों करनी, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दोस्ती करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो अकेला नहीं रह पा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैंने ये बोला कि भाई साहब आप दोस्ती करना ही क्यों चाह रहे हो? हमें ऋषि कात्यायन ने साफ साफ बोला था कि यार जो एटम है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अकेला रह लेगा, फ्री रह लेगा, या फिर इसको क्या करनी पड़ेगी? दोस्ती करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्ती वो क्यों कर रहा था? दोस्ती वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अकेला नहीं रह पा रहा था। करेक्ट? मैंने कहा कर लो दोस्ती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रह सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बड़े आराम से बताना चाह रहा हूं। एटम जो है अकेला भी रह सकता है, दोस्ती भी कर सकता है। यदि दोस्ती नहीं करने वाला तो आपने बोल दिया दोस्ती नहीं, यदि आप दोस्ती करोगे तो क्या कहलाओगे? मॉलिक्यूल कहलाओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि अपने आप में अकेले भी रह सकते हैं, और अकेले रहने का मतलब उन्हें दोस्ती की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जब किसी से दोस्ती करते हो तो उसका मेन पर्पस, अच्छा दोस्ती छोड़ो, आप लाइफ में एट द एंड क्या चाहते हो? हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे जो भाई बहन है या जीवन में जो भी अपने आसपास देखते हो बच्चा, जो भी लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हो आप? एट द एंड आप इस वजह से कर रहे हो ना ताकि आपके जीवन में क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है? क्या करना चाहते हो? स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हो ना, स्टेबिलिटी। करेक्ट? अब एक चीज समझना है आपको, यहां सारा खेल किसका है? मुझे अकेला अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैं अकेला नहीं रह पाता हूं, मैं स्टेबल नहीं हूं, तो मुझे किसकी जरूरत है? किसी ऐसे दोस्त की जो मुझे क्या बना दे? स्टेबल बना दे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग पहले से ही जीवन में साधु के समान है। साधु का मतलब जो पहले से ही स्टेबल कहलाएंगे। अब आप सोचोगे सर ये स्टेबल अनस्टेबल कैसे बोल रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान सुनो, यहां आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों ध्यान सुनिएगा, जब भी आप, मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, सुनना। जब भी आप किसी एटम के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको यह पता है कि सेंटर में होता है कौन? न्यूक्लियस। यानी कि सेंटर में कौन है सर? प्रोटॉन बैठा है और न्यूट्रॉन बैठा है। लेकिन जो बाहर चक्कर लगाते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं सर इलेक्ट्रॉन। इतना तो आपको अभी तक मैंने बता दिया है कि जो बाहर चक्कर लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। हाँ या ना? अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोरबरी। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे बाहर चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन यदि तुम इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू वाली लाइन में बैठे हो, मतलब कि मान लो यदि ये भाई साहब है न्यूक्लियस, तो जो अगली कक्षा है यानी कि अगला एनर्जी शेल है, यदि इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं तो कम से कम कितने, कम से कम नहीं, यहां मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। यदि 2 हैं तो समझ लो तुम्हारा एटम स्टेबल है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। उनका ठीक है, यदि किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने फिर उनको लेकर गए अगली, ध्यान से सुनना क्योंकि ये बात आपको आगे क्लासेस में भी हेल्प करेगी। बोरबरी साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई एटम है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो एनर्जी शेल होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो यदि तुम सबसे पहली वाली शेल में पहुंचोगे तो वहां मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। और यदि तुम्हारे पास 2 है मैक्सिमम तो तुम स्टेबल हो। लेकिन यदि गलती से तुम बाहर वाली शेल में पहुंच गए तो बच्चा यहां मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 स्टेबिलिटी के लिए, और भी हो सकते हैं। लेकिन यदि तुमको स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कम से कम वहां तुमको 8 तो चाहिए ही। ध्यान से सुनो, पहली जो ऑर्बिट है जिसको हम डुप्लेट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट है, और यदि तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इसका मतलब तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बताया कि यदि आपके डुप्लेट में यानी कि पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल हो। यदि बाई चांस आप बाहर आ चुके हो तो आपके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके आप स्टेबल कहलाओगे। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है। अब हुआ यूं कि कुछ लोग हमें ऐसे मिले, ध्यान से सुनना, वापस आते हैं अपनी लौटकर मुद्दे पर। कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिनका ये कहना था, कुछ ऐसे एटम्स मिले जो कि अकेले रह सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल थे, ये पहले से ही स्टेबल थे। उदाहरण के लिए हीलियम, उदाहरण के लिए ऑर्गन, उदाहरण के लिए नियॉन, क्रिप्टॉन। बेटा एक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, उसमें ना उस टेबल के सबसे एंड में 18वें नंबर पे कॉलम में नोबल गैस, आइडियल गैस ये कही जाती हैं,
उसमें ये लोग आते हैं, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। तो इनको हम पता है स्टेबल क्यों बोलते थे, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब आप मुझे बताओ यदि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो, मान लो ये सेंटर वाला पोर्शन है, तो हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट में आ जाएंगे, और डुप्लेट में आ जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, स्टेबल। जबकि ऑर्गन के पास बेटा कितने हैं, ऑर्गन के पास होते हैं ज्यादा। ये क्या करता है ऑर्गन, ऑर्गन के पास 10 होते हैं, तो पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और अगली सर्कल में जाकर वो कितने हो जाएंगे, 8। यानी कि उसके अगली सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। क्या मैं बोल सकता हूं कि 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई साहब वो स्टेबल हो गया? यस, यही मुद्दा है। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है ये। यदि तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, तुम स्टेबल हो। यदि तुम्हारे पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 8। तो अब ये है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो क्या होने वाला है, जब हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा की थी, तो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, मॉलिक्यूल्स इस वजह से बनते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। लेकिन हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी मिले जिनके पास किसी को दोस्ती करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गन, जैसे कि फॉर एग्जांपल नियॉन। बच्चा इनके नीचे 2, 3 कुछ लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब इनको किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इनके पास पहले से लास्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन थे या तो फिर 8 थे। इसका मतलब ये लोग स्टेबल थे। और इन्हें हम बोल देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपको लग रहा होगा सर इन्होंने दोस्ती तो की नहीं, तो आप मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हो? पर बच्चों इनको मॉलिक्यूल्स इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि इनको दोस्ती करने की जरूरत भी नहीं, ये पहले से स्टेबल है। और मोनो एटॉमिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके पास मोनो का मतलब होता है एक, इनके कितने एटम है? केवल एक ही। क्या है आपको वहां यहां 2 या 3 दिख रहा है? नहीं ना, इसलिए इनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो। ऐसे ही होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को आप देख लो, H2 हो गया, है ना, O2 हो गया, इनके नीचे 2 नंबर लिखा है ना। क्यों? क्योंकि इनको यदि मॉलिक्यूल बनना है तो कितनी, 2 हाइड्रोजन को आके दोस्ती करनी पड़ेगी या 2 ऑक्सीजन को आके दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, तब जाके वो क्या होते हैं, स्टेबल हो पाते हैं। ऐसे ही कुछ होते हैं ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक का मतलब जैसे कि ओजोन O3, यहां 3 ऑक्सीजन आके दोस्ती करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो कहलाता है ट्राई एटॉमिक। यानी कि एक एटम को यदि आप ध्यान, एक मॉलिक्यूल को यदि आप देखते हो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं बेटा? ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के हैं। क्यों एलिमेंट के हैं? क्योंकि किसी और से तो दोस्ती की नहीं हमने। ऑक्सीजन यहां भी है, बाजू वाला भी ऑक्सीजन है। यहां देखिए कितने ऑक्सीजन है सर? 3 ऑक्सीजन है, समझ लो 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है। अभी जो 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, इसलिए ये एलिमेंट है। करेक्ट, ओके। ट्राइएटॉमिक क्यों? क्योंकि वहां कितना नंबर लिखा है? 3। कुछ होते हैं जो 3 से भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, इसके पास देखो 4 है तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। और कुछ होते हैं जो 4 से भी ज्यादा होते हैं, और जब आपके पास 4 से ज्यादा एटम्स आ जाएं तो इसे हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए सल्फर का 8, सल्फर जो होता है 8 लोगों का ग्रुप बना लेता है, इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए। सिमिलरली हमें बात करनी है किसकी? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अब जैसे आपने अभी किसकी बात कर ली? एलिमेंट्स की, वैसे ही कंपाउंड की बात कर लेंगे। भैया बस फर्क क्या है? एलिमेंट में 2 लोग जो जुड़ रहे थे वो कैसे जुड़ रहे थे? सेम। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की जब आप बात करोगे तो दोस्ती किसके लोगों के बीच में होगी? अलग अलग। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, सिंपल, बस इतनी सी बात आपको जाननी है। अब इसको आप कौन सा बोलोगे बेटा? कंपाउंड में हमेशा शुरू कहां से होगा? डायएटॉमिक, क्योंकि यार जब दोस्ती होनी है तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए ना। तो ये देखो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसका मतलब 2 लोग हैं, डायएटॉमिक। HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, डायएटॉमिक। CO डायएटॉमिक। वहीं यदि मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया? SO2, तो अब इसमें कितने हो गए? ट्राइएटॉमिक। सर सल्फर 1 और ऑक्सीजन 2, यानी कि टोटल कितने लोग गए? 3। और बना तो मॉलिक्यूल है, और वो कौन सा मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का। सर इसमें देखो, इसमें 4 लोग हुए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने लोग हो गए? 4। इसलिए हमने बोल दिया इसको टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट से निपटाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर मास को। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जैसे तुमने एटॉमिक मास के बारे में बात की, सेम होता है मॉलिक्यूलर मास। यानी कि आपको कुछ नया नहीं करना है बच्चों, आपको फिर वही काम करना है कि आप क्या लेने वाले हो? एक तरफ ले लो आप अपनी क्या, तराजू, और इसमें क्या रख दो? कार्बन 12 का 1/12 भाग,
और जिस भी मॉलिक्यूल को तुम्हें तौलना है, जिस भी मॉलिक्यूल का तुम्हें मास चेक करना है, उसको इस तरफ रख दो। फॉर एग्जांपल यदि मुझे किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को, तो मैंने रख दिया। फॉर एग्जांपल मुझे किसको चेक करना है, हाइड्रोजन को, मैंने रख दिया। फॉर एग्जांपल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करनी है, मैंने रख दिया। यानी कि जैसे तुम एटॉमिक मास में किससे कंपैरिजन कर रहे थे, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास में भी तुम किससे कंपैरिजन करते हो, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से ही कंपैरिजन करते हो। बस फर्क ये है कि वहां तुम किसकी तुलना कर रहे थे, एक एटम की, यहां किसी कंपैरिजन हो रही है, मॉलिक्यूल्स की। अब एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, यार ये जो मॉलिक्यूल्स है किससे मिलकर बना है, सर ये भी तो एटम से मिलकर बना है ना। एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो यदि तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ज्यादा तामझाम नहीं करना, बस इनके एटॉमिक मास को जोड़ दो। क्या कर दो, कार्बन ऑक्सीजन H2, जिसके भी मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, उनके एटॉमिक मास को जोड़ दो। क्या कहने का मतलब है, समझाता हूं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एग्जांपल से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अरे इसको क्या हो गया, हाँ नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको यहां समझ में आएगा, देखो जैसे कि ये देखिए आप, बाई चांस यदि मुझे किसकी चेक करनी है, मॉलिक्यूलर मास, मुझे चेक करनी है मॉलिक्यूलर मास किसकी, हाइड्रोजन की। अब ये क्या लिखा है, ये है हाइड्रोजन का एक एटम है, दोस्ती नहीं की, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल तो कहलाएगा नहीं। अब इसने मॉलिक्यूलर दोस्ती कर ली, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ा, दोस्ती हो गई, ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन मॉलिक्यूल किसका है, एलिमेंट का, क्योंकि दोस्ती तो अपने भाई भाई से की। अब यदि इसका कोई मास निकालना चाहे तो बच्चा बिल्कुल सिंपल है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर, 1 यूनिट, दूसरे हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर, 1 यूनिट, तो जोड़ दो, लो ये आ गया तुम्हारे H2 का मास। सिंपल, मतलब कि इनके अलग अलग जो एटॉमिक मास थे उनको जोड़ दो और कुछ नहीं करना। अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, ये भी क्या है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का मास कितना था सर, 16 यूनिट, दूसरे का कितना है सर, 16 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 32। यानी कि यदि कोई आपसे पूछता है एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर एटॉमिक मास होगा 16 यूनिट। लेकिन यदि किसी ने पूछा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 32 यूनिट, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा। क्लियर, ये होता है। अच्छा यदि मैं आपसे इसी की जगह पूछ लूं किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, या कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन के बारे में, तब क्या होगा, तो ध्यान से देखो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके बारे में निकाला, ओजोन। ओजोन का मतलब बच्चा क्या होता है, O3। ओजोन का मतलब क्या होता है, O3, यानी कि ऑक्सीजन के कितने लोग यहां बैठे हैं, 3। अब एक ऑक्सीजन का भी आपने देखा 16 है ना। यदि एक का 16 होता है बच्चा और यहां 3 एटम बैठे हैं, तो गुणा कर दो, ये 16 3 48 यूनिट लो। अच्छा पानी का यानी कि H2 का निकालना है, तो सर H2 का मॉलिक्यूल तब बनेगा जब मेरे पास 2 हाइड्रोजन होंगे सर, और एक होगा सर ऑक्सीजन। अब हम ये जानते हैं कि सर हाइड्रोजन जो होता है इसका वजन कितना होता है सर, 1 यूनिट। लेकिन आपके पास कितने हाइड्रोजन है सर, अरे मिट जा भाई, आपके पास कितने हाइड्रोजन, 2। तो आप क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर दो, क्योंकि H2 है ना, तो 2 का गुणा कर दिया, तो ये बन गया टोटल कितना यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, रुक जाओ इसको थोड़ा सा प्रॉपरली कर देते हैं। यदि आपसे किसी ने पूछा कि H2 यानी कि पानी के मॉलिक्यूल का वजन निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपने क्या किया कि सर ये हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए मास बताओ पहले। तो मैंने बोला हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन सर आपके पास तो कितने हाइड्रोजन है, 2। अब यदि एक का वजन 1 यूनिट है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 कर दो, तो टोटल आ जाएगा 2 यूनिट लो। और पहले से ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 और 2 18 यूनिट आ गया H2O का वजन, ये आ गया तुम्हारा 18 यूनिट। समझ गए। सिमिलरली यदि कोई आपसे पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कोई आपसे क्या पूछता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर कार्बन का कितना होता है सर, इसका होता है 12 यूनिट। ठीक है बेटा, मैंने कार्बन का पूछा है, कार्बन के 12वें भाग का नहीं पूछा। यदि कोई पूछता है कार्बन के 12वें भाग का, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट, लेकिन कार्बन का खुद का तो टोटल बताना पड़ेगा ना, 12 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16 यूनिट। अब मुझे क्या बनाना है सर, CO2, तो सर कार्बन तो मुझे एक ही चाहिए, इसका मतलब 12 यूनिट सर। लेकिन ऑक्सीजन कितने लगे हैं सर, 2। एक का वजन है 16, 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 16 कर दो, 12 प्लस 32, बच्चा ये आ गया 44 यूनिट। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप जितना आपको अभी ज्ञान दिया गया है यहां तक पहुंचा होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार फिर से देखिए, क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।